हेलो दोस्तों, मैं परवीन आपका स्वागत करता हूं आपके ही परिवार एग्जाम अटैक में, जहां आपको पढ़ाया जाता है टू द पॉइंट। देखिए दोस्तों, हो सकता है हमारे वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो हो, पर कंटेंट क्वालिटी सुपर है, सुपर, जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या हुआ, मजाक लगा? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर कितना दम हमारे कंटेंट में। चलिए, आज हम कवर करेंगे भारतीय संगीत। और दोस्तों, मैं इस टॉपिक को इतनी डिटेल में कवर करूंगा कि शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका इससे बाहर जाए, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखते हैं भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भारतीय संगीत का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है और भारतीय संगीत का वर्णन सबसे पहले सामवेद में मिलता है, जो भारत के चार प्राचीन वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। तो सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है और किस ग्रंथ में भारतीय संगीत के मूल सिद्धांत दिए गए हैं। तो नाट्य शास्त्र नाम के एक ग्रंथ में भारतीय संगीत के मूल सिद्धांत लिखे गए थे कि इन अधों के अंदर रहते हुए भारतीय संगीत को किया जाएगा। लेकिन आज बॉलीवुड ने सारी हदें पार कर दी हैं और भारतीय संगीत व संस्कृति को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और नाट्य शास्त्र में इसके जो नियम लिखे गए थे, ये नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। तो क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो भारतीय संगीत को दो शैलियों में बांटा गया है, एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो चलो देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विशेष श्रृंगार होता था और प्रकृति भक्ति होती थी। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसमें भक्ति गीत गाए जाते थे जिनमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, और इसमें जो तबला वादक होता था, तबला बजाता था, उसका काम होता था भजन की लय मनाना। और एक तानपुरा नाम का वाद्य यंत्र होता था जो पूरे गायन के दौरान बजता ही रहता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तबला वादक का क्या काम होता है। तो उसका काम होता है लय बनाने का। अन्य वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो उनमें प्रमुख हैं सारंगी व हारमोनियम। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के चार वाद्य यंत्र प्रमुख हो गए। नंबर 1 तबला, नंबर 2 तानपुरा, नंबर 3 सारंगी, नंबर 4 हारमोनियम। आप याद रखिएगा। और इस संगीत पर सबसे अधिक प्रभाव फारसी संगीत का पड़ा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इस संगीत के प्रमुख रूपों की अगर बात करें तो नंबर 1 है ध्रुपद। और ध्रुपद सबसे प्राचीन गायन शैली है और इसकी प्रधान भाषा व्रज भाषा है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन गायन शैली है ध्रुपद, जिसकी प्रधान भाषा व्रज भाषा है। और इसकी सबसे लोकप्रिय शैली की अगर बात करें तो वो है ख्याल गायन। और इस गायन की विशेषता क्या है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है ठुमरी गायन शैली। तो ठुमरी गायन शैली का जन्म हुआ था अवध के जो नवाब थे वाजिद अली खां, उनके महल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ठुमरी गायन शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो वो हुआ था अवध के नवाब वाजिद अली खां के महल में। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली खां, और उसके महल में किसका जन्म हुआ था। तो ठुमरी गायन शैली का। नेक्स्ट है टप्पा गायन शैली। तो टप्पा गायन शैली की क्या विशेषता है? ये हिंदी व पंजाबी की मिक्स गायन शैली है। इसमें हिंदी व पंजाबी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हिंदुस्तानी गायन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की क्या विशेषता है कि इसमें गायन काफ़ी तेज़ी से किया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है पुरंदर दास को, जिसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का पितामह कहा जाता है। अब कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो वो हैं नंबर 1 त्यागराज, नंबर 2 मुथुस्वामी, नंबर 3 श्यामा शास्त्री। तो इन्हें याद रखिएगा। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की त्रिमूर्ति कहा गया है त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। और इसके अगर प्रमुख रूपों की बात करें तो नंबर 1 है वर्णम। ये उत्तर भारत का जो ठुमरी गायन शैली है उसी के जैसा है। नंबर 2 है जवाली। जवाली एक प्रेम प्रधान गीत है और ये भरतनाट्यम नृत्य करते समय गाया जाता है। नंबर 3 है
तिलाना। तिलाना उत्तर भारत का तराना जैसा है जो भक्ति प्रधान है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख रूप 4 हैं, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा। वह कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रमुख रूप 3 हैं, वर्णम, जवाली, तिलाना। याद रखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए, और इस टॉपिक से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं तो चलिए देखते हैं। दूसरी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा घराना किस गायक से संबंधित है और कौन से घराने का जन्मदाता कौन है। तो हमने ये दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्वालियर घराना, जो सबसे प्राचीन घराना है और इसके जन्मदाता हस्सू खां व नत्थू खां हैं। देखिए दोस्तों, याद करने का तरीका है, दोनों के अंत में खा आता है। तो ग्वालियर घराना और का जन्मदाता है हस्सू खां व नत्थू खां, याद रखिएगा। और इसके प्रमुख गायक हैं बालकृष्ण बुहा, विष्णु दिगंबर, ओंकार नाथ ठाकुर। मैं रिपीट करता हूँ, प्रमुख गायक हैं बालकृष्ण बुहा, विष्णु दिगंबर व ओंकार नाथ ठाकुर। दोस्तों देखिए, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और नोट करना है और बार बार इन्हें रिवाइज करना है, तभी ये याद हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आगरा घराना, जिसके जन्मदाता हैं हाजी सुजान खां और गायक हैं फैयाज खां। तो दोस्तों, आगरा घराना के जन्मदाता हो गए हाजी सुजान खां और गायक हो गए जो प्रमुख हैं इसके फैयाज खां। हमारा अगला है किराना घराना। तो किराना घराना के जन्मदाता हैं अब्दुल करीम खां और इसके प्रमुख गायकों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे आते हैं सवाई गंधर्व, नंबर 2 पे आते हैं प्रभा अत्रे, नंबर 3 पे आते हैं मणिक वर्मा। तो 3 इसके प्रमुख गायक हैं सवाई गंधर्व, प्रभा अत्रे व मणिक वर्मा। नेक्स्ट है हमारा पटियाला घराना। तो पटियाला घराना की जन्मदाता की अगर बात की जाए तो वो हैं उस्ताद फतेह अली। तो उस्ताद फतेह अली पटियाला घराना के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि पटियाला घराना के पितामह किसे कहा गया है। तो आंसर होगा उस्ताद फतेह अली। और इसके एक और जन्मदाता माने जाते हैं, वो हैं अली बख्श। और पटियाला घराना के अगर प्रमुख गायकों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आते हैं बड़े गुलाम अली खां। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरे हैं बेगम अख्तर व तीसरे हैं परवीन सुल्तान। तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि हमें अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है और गवर्नमेंट जॉब लगना है। नेक्स्ट है मेवाती घराना। मेवाती घराना के गायक हैं पंडित जसराज, संजीव अभ्यंकर व मोती राम। तो मेवाती घराना के प्रमुख गायक हो गए पंडित जसराज, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले से संबंध रखते हैं। दूसरे हैं संजीव अभ्यंकर व तीसरे हैं मोती। नेक्स्ट है दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना के प्रमुख गायकों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं उस्ताद मम्मन खां, नंबर 2 कृष्ण बिष्ट व नंबर 3 उस्मान खान। देखिए दोस्तों, दिल्ली घराना के 3 प्रमुख गायक हैं जो आपको याद रखने हैं, उस्ताद मम्मन खां, कृष्ण बिष्ट व उस्मान खान। नेक्स्ट है बनारस घराना। बनारस घराना के प्रमुख संगीतकों की अगर बात करें तो उनमें सबसे पहले शनाई वादक आते हैं और शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। दोस्तों देखिए, वादक और उनके वाद्य यंत्रों से संबंधित हम अलग वीडियो में कवर करेंगे और उसे फुल डिटेल में कवर किया जाएगा, आप उस वीडियो को देखना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं तीसरी प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि किस समय में कौन सा राग गाया जाता है। तो प्राचीन समय में आपको पता ही होगा कि इस प्रकार से राग गाए जाते थे, जैसे मेघ मल्हार गाया जाता था, वो भी एक राग था। और बताया जाता है कि जब वो राग गाया जाता था तो बरसात हो जाती थी। तो इसी प्रकार इन रागों का महत्व दिन के अलग अलग पहरों से है। हम देखते हैं प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है। तो राग भैरव व राग इंडोला दोनों ही प्रातः काल में गाए जाते हैं।
नेक्स्ट है दोपहर में। अब प्रातः के बाद दोपहर होगी तो दोपहर में राग सारंग गाया जाता है। और फिर दोपहर के बाद सूर्यास्त का जैसे ही समय नज़दीक आता है तो राग श्री गाया जाता है। तो राग श्री कब गाया जाता है? सूर्यास्त होते समय। नेक्स्ट रात्रि के प्रथम पैर में। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो रात्रि का प्रथम पैर जब शुरू होता है तो राग भूपाली व बिलावल गाया जाता है। तो रात्रि के प्रथम पैर में गाए जाने वाले हैं राग भूपाली व बिलावल। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रात्रि के प्रथम पैर में कौन सा राग गाया जाता है, और ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो आपको ये भी याद करना होगा। तो रात्रि के प्रथम पैर के बाद आता है रात्रि का दूसरा पैर, और रात्रि के दूसरे पैर में राग देश राग बिहाग गाया जाता है। उसके बाद आता है मध्य रात्रि का समय। जैसे ही मध्य रात्रि होती है तो राग मालकोस व राग वागश्री गाया जाता है। और रात्रि के अंतिम पैर में हम राग ललित गाते हैं। इस तरह से दिन की शुरुआत दोबारा से हो जाती है और फिर से प्रातः काल में राग भैरव व राग इंडोला गाए जाते हैं। तो दोस्तों, तीसरी प्रकार से इस टॉपिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राग किस समय गाया जाता है, आपको ये भी याद करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है और मैंने फुल डिटेल में इस टॉपिक को कवर करा दिया है। अब देखते हैं आपने कितने ध्यान से टॉपिक को देखा है। अब आपकी बारी है, आप कितने सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का पुराना घराना कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। तो इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना नहीं है? हमने 6 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने पढ़े हैं। नंबर 1 किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, बनारस घराना। तो इनमें से कौन सा नहीं था? लखनऊ घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना नहीं था। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ध्रुपद गायकी जो कि सबसे प्राचीन गायकी है, उसके लिए प्रसिद्ध घराना भी सबसे प्राचीन है, वो है ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंध रखते हैं? इस इमेज को देखता है वो माइंड में छप जाती है और याद करने में आसानी रहती है। तो देखिए, बड़े गुलाम अली की ये इमेज है और ये पटियाला घराना से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका का संबंध है बनारस घराना से। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से घराना से कौन संबंधित है। तो सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराना से संबंधित है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी संगीत के गायक हैं। नेक्स्ट है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? जो गायक की ध्रुपद शैली है, जो सबसे प्राचीन शैली भी रही है, उसका प्रारंभ करने का श्रेय यानी कि किसके जाता है? तो स्वामी हरिदास को ध्रुपद शैली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था कि ख्याल गायकी हिंदुस्तानी संगीत की सबसे लोकप्रिय गायन शैली है। नेक्स्ट है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ख्याल गायकी व ध्रुपद गायकी दोनों का ही जन्मदाता ग्वालियर घराने को माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋतु वर्मा का संबंध किस शैली से है? तो ऋतु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। और पंडवानी त्यौहार कहाँ का प्रमुख है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। हमने सारे ही कंटेंट को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है।
निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो हीराबाई बरोड़कर गजल गायकी से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर व मलिका पुखराज दोनों ही गजल गायिका हैं, लेकिन हीराबाई बरोड़कर गजल गायकी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित रखते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? तो प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी गजल गायिका से संबंधित है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसके बाल घुंघराले हैं और ये गजल गायिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो आपने ऊपर इसका नाम पढ़ा होगा, बेगम अख्तर संगीत से संबंधित है। ये हाथ में वीणा लिए हुए बेगम अख्तर की आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, तानसेन स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप से संबंधित है। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित हैं? ये तीनों ही तो ये ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। तानसेन स्वामी हरिदास व बेजू बावड़ा ध्रुपद शैली से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो ध्रुपद, तराना, दमार ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिस्से हैं, लेकिन तिल्लाना कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन करने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यूएनओ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, उसमें गाने का जो गौरव है वो है MS सुब्बालक्ष्मी को प्राप्त। तो यूएनओ का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास। नेक्स्ट है, त्यागराज का संबंध किससे है? तो त्यागराज का संबंध कर्नाटक संगीत से है। दो प्रकार के संगीत थे, हिंदुस्तानी संगीत व कर्नाटक संगीत। तो त्यागराज का संबंध किससे है? कर्नाटक संगीत से, और ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि शास्त्रीय संगीत इन 4 वेदों में से सामवेद से लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, ताकि हम सुधार करके और अच्छे से वीडियो बना सकें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। देखिए, नेक्स्ट है, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो जो गज़लें गाई जाती हैं उनका जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो अमीर खुसरो की इमेज आप देख सकते हैं, ऐसे दिखाई देते थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट हैं, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो पंडित जसराज, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा शास्त्रीय गायन में कायम की है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो हम 2 बार पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन संबंधित हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंध रखते हैं। आज तक आपने माइकल जैक्सन नहीं देखा होगा, तो देखिए माइकल जैक्सन की इमेज ये है और ये पॉप संगीत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो दोस्तों, मैंने पढ़ाया था ना कि अलग अलग प्रकार से रागों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राग किस समय गाया जाता है। तो राग भैरव मैंने बताया था आपको कि राग भैरव प्रातःकाल में गाया जाता है। नेक्स्ट है, राग देश किस पैर में गाया जाता है? तो राग देश रात्रि के द्वितीय पैर में गाया जाता है। देश से हो गया द्वितीय, याद रखिएगा, राग देश रात्रि के द्वितीय पैर में गाया जाता है। नेक्स्ट है, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो संगीतकार तानसेन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जो रीवा, ग्वालियर व मुगल तीनों दरबारों में रहे थे। नेक्स्ट है,
भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? तो भरतखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो ने सितार नाम के वाद्य यंत्र की खोज की थी। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है? तो प्रातःकाल में दरबारी राग गाया जाता है। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो MS सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी संगीत में सुविख्यात है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गायन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। नेक्स्ट है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी दोनों से संबंधित है। तो बेगम अख्तर शास्त्रीय गजल व ठुमरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उमाकांत और रामाकांत गुडचे बंधु क्या हैं? तो उमाकांत और रामाकांत गुडचे बंधु ध्रुपद गायन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, गंगूबाई अंगल जिनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी, वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो वो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीतक थी और इनका जन्म 1913 ईस्वी में 5 मार्च को कर्नाटक में हुआ था और इन्होंने 70 साल तक हिंदुस्तानी कंठ संगीत में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? तो लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना ग्वालियर घराना है, जो कि सबसे पुराना घराना भी है और ख्याल गायकी के लिए भी यही घराना प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को पूरी डिटेल में कवर किया है। अब आपकी बारी है, अच्छे से नोट्स बनाएं और उन्हें जब तक रिवाइज करते रहें जब तक जॉब न लग जाए, क्योंकि हम चाहते हैं हर वो बच्चा जॉब लगे जो एग्जाम अटैक से जुड़ा है। अगर आप अभी तक एग्जाम अटैक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।